बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं और सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर भी बड़ा आसान सा। पहले दो चैप्टर्स जो हमने पढ़े, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उन दोनों से ये आसान चैप्टर है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है हमारे पास के राइट नेक्स्ट टू टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें हमारे पास 1 2 3 4 4 टर्म्स दी हुई हैं। अब इससे अगली दो टर्म्स हमने लिखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के टेस्ट जो अगर आप लोग आगे जाके आर्मी वगैरह का टेस्ट दें तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निक समझनी होती है कि पहली जो चार टर्म्स हैं इसमें देखें कि कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट जो दो टर्म्स हमने लिखनी है तो उसमें भी वही टेक्निक यूज़ हुई होगी। अब देखें पहली दो जो टर्म्स हैं वो देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है। देखें पहला जो हमारे पास नंबर है 2, दूसरा क्या है 6, फिर तीसरा क्या है 10। अब देखें 2 में मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 6 बनता है। कुछ भी मल्टीप्लाई करूं 6 नहीं बनता। अगर मैं 2 में 4 ऐड करूं तो मेरे पास 6 बन रहा है। यस, अगर मैं इसमें +4 करूं 6, अगर नेक्स्ट में जो 6 में भी 4 ही ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है कि हर नंबर में देखिए मैंने 2 में 4 ऐड किया तो 6 आया। अब 6 में भी मैं 4 ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा। यस, मतलब हर नंबर पहला जो नंबर है उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड करूंगा तो 18 एंड 18 में 4 ऐड करूंगा तो 22। ये आपके पास बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ आपने देखनी है कि देखें मैंने यहाँ पे 2 पे 4 ऐड किया 6 बना, फिर अगली जो सारी टर्म्स हैं ना उसमें मुझे 4 ही ऐड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले हम यहाँ पे 4 ऐड करके ये टर्म आ रही है तो नेक्स्ट में कुछ और ऐड करते रहे, ऐसा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि 2 में मैंने 4 ऐड किया, नेक्स्ट भी सारे 4 ही ऐड करने हैं, कुछ डिफरेंस नहीं आया। लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं कि पहली टर्म में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ या ऐड करूँ, सेकंड टर्म बन जाएगी, बट सेकंड के में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई या ऐड करूँ नेक्स्ट नहीं बनेगी। सो आपने एक ऐसी टर्म सोचनी है कि जो जिसको मैं पहली में ऐड या मल्टीप्लाई करूँ सेकंड बने, तो सेकंड के साथ भी वही मल्टीप्लाई करूँ या ऐड करूँ थर्ड बने। तो ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखते हैं। देखें पार्ट 2 है 8, 16, 32 एंड 64। अब देखें 8 में मैं क्या ऐड करूं, मेरे पास 16 बनेगा, 8 ऐड करूं, 8 + 8 16। अब 16 में भी मुझे 8 ही ऐड करना पड़ेगा। जो काम फर्स्ट टर्म के साथ किया नेक्स्ट टर्म्स के साथ भी वही करना है। 8 + 8 16 तो हो जाएगा, बट अब अगर मैं 16 में 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास 24 बनता है, 32 नहीं बन रहा। सो इसमें जो टेक्निक लगेगी वो +8 नहीं कर सकते हम। अब देखें और क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 ज़र 16, अगर मैंने फर्स्ट टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट भी 2 ही को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, 16 × 2 32। तो ये टेक्निक हमारे पास यहाँ पे कामयाब हो रही है कि हम इसके साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई करें। अब देखें 32 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 64, 64 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 128 एंड 128 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू 256। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जो काम आपने शुरू में स्टार्ट किया ना, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया या ऐड किया, आगे सारी टर्म्स के साथ वही काम कंटिन्यू करना है। ये ना हो कि फर्स्ट टर्म के साथ कुछ और ऐड या मल्टीप्लाई किया हो तो नेक्स्ट टर्म के साथ कुछ और करते हैं, वो गलत हो जाएगा। टेक्निक है कि यूज़ होती है एक पार्ट में। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है जी। देखें 5 है, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 25 आएगा, 5
5 इंटू 5 25। अब अगर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करके 25 लाया है तो मुझे 25 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस 25 इंटू 5 125। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है, 125 के साथ 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 625। नाउ 625 के साथ भी 5 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो विच इज़ इक्वल टू 3125। आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ये मैंने एक ही लाइन में कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे जो ब्लैक के साथ, ब्लैक पेंसिल के साथ मैंने पहले 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये बुक में दी हुई हैं, और नेक्स्ट जो ब्लू पेन के साथ 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये हमने खुद से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी थी वो हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखें। ए एज इट इज़ है, पहला नंबर एज इट इज़ है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, ए के बाद वाला बी। अब देखें इधर भी ए एज इट इज़ है, बी के बाद वाला सी। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो मैंने लिखी देखें, ए तो एज इट इज़ है, सी के बाद वाला डी। नेक्स्ट जो फाइनल टर्म लिखेंगे ए एज इट इज़। अब डी के बाद कौन सी टर्म होती है, ई। तो ये आपके पास इस तरह इसका पार्ट 4 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट देखें जी, पार्ट नंबर 5 क्या है जी, ए इसके बाद बी आता है, लेकिन बी उन्होंने स्किप किया हुआ है, ए बी स्किप करके सी, डी स्किप करके ई। अब उन्होंने ये 3 टर्म्स दी हुई हैं, नेक्स्ट 2 हमने खुद लिखनी है। क्या टेक्निक यूज़ हुई है, ए बी को स्किप करके सी, डी को स्किप करके ई, एफ को स्किप करके जी लिखेंगे, उसके बाद एच को स्किप करके आई लिखेंगे। तो ये इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब ऐसा कोई भी आपके पास अगर पार्ट आता है, वैसे अनसीन क्वेश्चन नहीं आते मीरपुर बोर्ड में, लेकिन आ भी जाए तो क्या करना है जी, ऐसे ही आपने कोई टेक्निक सोचनी है, या कोई नंबर प्लस हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या अगर ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह एक दरमियान में डिजिट या लेटर शॉर्ट होगा, 2 शॉर्ट होंगे या 3 शॉर्ट होंगे, इसी तरह की टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखते हैं जी, कि व्हाट विल बी नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न। अब देखें, जैसे पार्ट 1 है कि हमारे पास पैटर्न में कुछ शेप्स दी हुई हैं और लास्ट पे एक जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि बताएं इनमें से कौन सी शेप यहाँ पर आएगी। बिल्कुल जैसे पार्ट ए में हमने क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर्स या डिजिट्स थे, लास्ट 2 डिजिट्स हमसे पूछे हुए थे, तो हम देखते थे कि पहले दूसरे या दूसरे तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है, वही टेक्निक हम आगे भी यूज़ करते जाते थे। बिल्कुल वही टेक्निक्स हमने इस क्वेश्चन में भी, इस पार्ट में भी यूज़ करनी है। देखें, अगर हम इसका पार्ट 1 देखते हैं जी, देखें सबसे पहले हमारे पास कौन सी शेप है, सर्कल। सर्कल के बाद ट्रायंगल, एक बार सर्कल आया, फिर एक बार ट्रायंगल आ गई। अब देखें 2 बार सर्कल आया, देन ट्रायंगल। पहले देखें एक बार सर्कल था तो एक बार ट्रायंगल, 2 बार सर्कल के बाद एक बार ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बाद देखें यहाँ पे सर्कल आया था तो इधर भी ट्रायंगल के बाद क्या आएगा जी, सर्कल ही आएगा। अब ये पैटर्न अगर उन्होंने आगे 2 शेप्स और पूछी होती तो फिर क्या होता, देखें एक सर्कल था, उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल यूज़ हुआ, फिर 2 सर्कल आए, उसके बाद एक ट्रायंगल यूज़ हुआ, इसके बाद क्या आते, 3 सर्कल आते, फिर एक ट्रायंगल यूज़ होता, उसके बाद 4 सर्कल आते, फिर एक ट्रायंगल यूज़ हुआ। ये पैटर्न इस तरह रिपीट हो रहा है। ट्रायंगल एक ही है, सिर्फ सर्कल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें। देखें एक स्टार, एक ये 4 कॉर्नर्स वाली क्या होती है, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होती है। ये चीज़ें अभी हमने नहीं देखी हुई, नेक्स्ट जब चैप्टर्स में आएंगी ये चीज़ें तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रायंगल क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। बेसिकली रेक्टेंगल वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। देखें ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल हैं, एंड ये और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल है। बट स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 की 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब देखें एक हमारे पास स्टार, उसके बाद स्क्वायर, अगेन स्टार, अगेन स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, वही चीज़ रिपीट हो रही है। स्टार आया, अगेन स्क्वायर, स्टार आया, अगेन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा जी, जाहिर सी बात है स्टार ही आएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं जी। अब
पार्ट 3 क्या है देखें, सबसे पहले एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, अब इसी तरह रिपीट हो रहे 3 सर्कल, तो यहाँ पे एक और लग जाएगा 4 सर्कल। अब इसका इसी तरह लास्ट पार्ट है जहाँ पे देखें एक स्टार, उसके बाद 2 स्टार, 2 के बाद 3 नहीं है, देखें 4 हैं, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें एक था, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 स्टार, 2 के साथ 2 और मल्टीप्लाई करें तो 4 स्टार, 4 के साथ 2 और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसमें 8 स्टार्स होंगे। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। इसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं जी कि सेट नोटेशन क्या होती है। बेसिकली जो हमारे पास कोई भी सेट है उसको लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज, जिसको हम क्या कहते हैं जी, नोटेशन कहते हैं। अब देखें 3 जो हमारे पास वेज हैं सेट को लिखने के लिए, वो देखते हैं। पहला जो हमारे पास है जी वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या इसको हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन भी कहते हैं। अब देखें अगर कोई भी सेट, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखें हमारे पास कोई भी सेट ए है, अगर हमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है जी सेट ऑफ वॉवल्स। अब सेट ऑफ वॉवल्स को अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूंगा, जैसे लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जो, उनमें जो सेट ऑफ वॉवल्स है उनका सेट हमने कौन सी फॉर्म में लिखा जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है कि सेट को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। ये स्टेटमेंट सेट ऑफ वॉवल्स, अगर आपको बोला जाता है जी सेट ऑफ 100 होल नंबर्स लिखें, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी जी, ऐसे ही लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। इसी तरह कोई भी सेट आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास फॉर्म होती है जी टेबुलर फॉर्म या टेबुलर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इस जो हमारे पास ये फॉर्म आती है इसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे सेपरेट करते हैं जी, कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखें वॉवल्स में हमारे पास 5 लेटर्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले इसको हमने करली ब्रैकेट्स में लिखना होता है, उसके बाद हर एलिमेंट के बाद क्या यूज़ करना होता है जी, कॉमा यूज़ करना होता है। इसी तरह अगर मैंने जो दूसरी आपको एग्जांपल दी कि सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स लिखें, तो उसमें क्या हो जाएगा जी, 0, 1, 2, 3, अप टू 100 तक हम इस तरह लिख देंगे। तो ये जो आपके पास फॉर्म या नोटेशन है इसको हम क्या कहते हैं जी, टेबुलर नोटेशन कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास तीसरी नोटेशन आती है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपने याद रखना है, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन को लिखने का एक रूल होता है। रूल क्या, जो मर्जी सेट आपको दिया हो सबसे पहले उसमें आपने हमेशा ये चीज़ लिखनी होती है एक्स, ये लाइन डाल के इसका मतलब होता है वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू। अब देखें वॉवल्स था, जो हमने क्या लिख दिया जी, एक्स बिलोंग टू वॉवल्स। वॉवल्स का तो हमें पता है ना, ए ई आई ओ यू ही होते हैं। अब अगर 100 होल नंबर्स का होता तो उसको हम कैसे लिखते जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, देखें ये चीज़ हमने लिखनी है, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर्स तो हमारे पास होंगे ही होंगे, बट हमने क्या बात की जी कि फर्स्ट 100 जो हमारे पास क्या है जी, होल नंबर्स, तो उसके लिए आपको इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए देखें एक्स बिलोंग टू होल्स नंबर, हमने क्या कहा है जी, फर्स्ट 100 होल नंबर्स एंड, तो एक्स क्या होगा जी, फर्स्ट 100 जो हमारे पास होल नंबर्स हैं तो लेस देन आर इक्वल टू 99। देखें होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 99 तक हमारे पास फर्स्ट 100 क्या हो जाते हैं जी, होल नंबर्स होते हैं।
अगर मैं यहीं तक लिखता W तक होल नंबर तक, तो होल नंबर तो हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, ख़त्म तो नहीं होते कभी। सो हमने कहा है कि फ़र्स्ट 100, तो साथ में वो कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि फ़र्स्ट 199 तक ही बनते हैं। ये जो 3 फॉर्म्स आ गई जी, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। अब आगे आपको एक भी दिए जाए ना एक फॉर्म में, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स, ये जो मर्जी सेट दिए जाए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इसको आप टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में खुद लिख सकते हैं। अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दी जाए, उसको टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको टेबुलर फॉर्म दी जाए तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखें पार्ट 1 क्या है जी, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। अब देखें ये कौन सी फॉर्म है जिसको स्टेटमेंट में लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखें इसका सोल्यूशन टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, देखें सेट ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स का हमें पता है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो 0 से लेकर 199 तक कंप्लीट होते हैं, 0 1 2 3। अब यहाँ पे हम पूरे 100 तो नहीं लिख सकते ना, इसीलिए आप डॉट्स डाल के लास्ट पे 99 लिख दें। इसका यही मतलब होता है कि 3 और 99 के दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं 4 5 6 7 8 अप टू 98 तक, ये सारे इसमें आते हैं। अब इसी तरह इसकी जो दूसरी नोटेशन है या दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या रूल है, ये चीज़ लिखनी है x वेयर एज x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड कितने होल नंबर्स हैं, फर्स्ट 100। सो x इज लेस देन आर इक्वल टू 99। x कहाँ तक होगा जी, 99 तक ही आएंगे, 100 नहीं आएगा। जब 100 आ जाता है तो वो 101 डिजिट बन जाते हैं। हमें यहाँ पे जस्ट 100 डिजिट्स पूछे हुए हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें जी, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 स्केयर नंबर। पहले 10 स्केयर नंबर्स का सेट लिखना है टेबुलर फॉर्म। पहले 10 स्केयर नंबर्स देखें कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर क्या है 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। स्केयर नंबर्स लिखने, ये नहीं लिखना 1 2 3 4। स्केयर नंबर्स जो आते हैं 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100। ये स्केयर वाली चीज़ें सारी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है। स्केयर का क्या मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 का स्केयर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्केयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्केयर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका क्या मतलब होता है 4 का स्केयर। इसी तरह ये आपने 10 तक लिखने, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। तो ये आपके पास किसका स्केयर आ जाता है जी, 10 का स्केयर। अब इसी तरह इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x बिलोंग्स टू n का स्केयर, क्योंकि हम स्केयर नंबर्स की बात कर रहे हैं इसीलिए n का स्केयर रखना है। वेयर एज n हमारे पास देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 नहीं, 0 का स्केयर 0 ही होता, वो नहीं लिखना, 1 का स्केयर से स्टार्ट करनी है। तो 1 हमारे पास होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 से, तो 1 से हमारे पास नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। सो हमने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहाँ तक आएगा, हमने फर्स्ट 10 स्केयर नंबर्स की बात की हुई है, तो लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये आपके पास इसकी क्या आ गई जी, सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। इसी तरह और कोई भी पार्ट आपको दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी के राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये 4 सेट्स दिए हुए हैं, इनको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है जी, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है, x सच दैट x, ये कौन सी फॉर्म होती है जी, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। यस, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। अब इसके कितने पार्ट्स गिवन है, 4। उसके बाद ये भी गिवन है कि देखें जैसे पार्ट 1 में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या दूसरे में x बिलोंग्स टू जी इंटीजर्स। अब देखें इसका मतलब है ये जो पार्ट 1 है ना, इसको हमने सबसे पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी
टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद दूसरे पार्ट के लिए भी टेबुलर फॉर्म में, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, पांचवें के लिए भी इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद पार्ट बी पे चलेंगे। बी जो होगा उसको भी सबसे पहले एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए टेबुलर फॉर्म में, फिर इंटीजर्स के लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट्स के लिए भी। इसी तरह इसके पार्ट सी को भी हमने इन पांचों के लिए सॉल्व करना है। इसी तरह पार्ट डी है उसको भी हमने इन पांचों पार्ट्स के लिए क्या करना है जी, सॉल्व करना है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या करना है। सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसको सॉल्व करना है, किसके लिए, सबसे पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इंटीजर्स के लिए, उसके बाद इस पार्ट के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, सब पार्ट्स के लिए सबसे पहले हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर इस पे आएंगे, इसको भी इन सब पार्ट्स के लिए, देन सी पार्ट को भी सब के लिए, डी पार्ट्स को भी इन सब के लिए हमने किस में लिखना है जी, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। अब पार्ट ए क्या है जी के हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब देखें ये पार्ट्स आपने समझने कैसे हैं, कैसे इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जस्ट आप एक पार्ट समझ लें, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ एक पार्ट समझना है आपने। देखें ए क्या है जी, ये फॉर्म हमें दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने सबसे पहला पार्ट x बिलोंग्स टू n, n कौन से नंबर होते हैं जी, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 1 या जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है, सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले यही चीज़ मैंने बताई थी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, या होल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं। ये सारे नंबर्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही चीज़ें बताई थी, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखें इसको हमने किस में लिखना है जी, टेबुलर फॉर्म में। किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। अब देखें ये आपके पास फॉर्म आपने ये देखनी है, x बिलोंग्स टू ये तो लिखना ही होता है। अब ये आपने ये चीज़ देखनी है। अब देखें x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब x की जगह आप क्या पुट करें, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाता है, प्लस 6 के मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 6 आए। हमने सिर्फ इधर से आगे देखना है, जैसे ये है ना, देखें 3 2 6 तो है ही, इज इक्वल टू 6। अब ये प्लस x की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये 6 ही रहे, 0 प्लस 6 ही आएगा ना। अब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तब ये दोनों कंडीशन, ये दोनों साइड्स सेम आएंगी। तो हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 0 तो आता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सेट हमारे पास, इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है, खाली सेट। क्यों खाली, देखें ये दोनों साइड्स तब इक्वल आएंगी जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा। सो इधर सेट में मेरे पास 0 आ सकता था अगर ये मेरे पास होल नंबर्स होता, लेकिन कंडीशन ये गिवन है कि भाई ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में तो 0 होता ही नहीं है, वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं। सो 0 इधर हमारे पास 0 तो आता है, बट नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 तो समझ लें वो निगलेक्ट हो गया, वो इसमें आ ही नहीं सकता। तो ये सेट हमारे पास कौन सी सेट हो गया जी, एम्प्टी सेट हो गया। अब इसका पार्ट 2 देखें, जी कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मैंने आपको बताया था कि वो 0 प्लस 1 भी होता है, -1 प्लस 2 -2, सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स किस में आते हैं जी, इंटीजर्स में आते हैं। अब देखें x बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब देखें वही कंडीशन है कि मैं x की जगह क्या पुट करूं, मेरे पास ये दोनों साइड सेम है, 3 2 6 प्लस 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तब भी ये दोनों साइड सेम आएंगी, बट इंटीजर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। तो इधर हमारे पास सेट में क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में तो 0 होता है। तो इसीलिए z के केस में हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। बट ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि नेचुरल नंबर्स में क्यों हमने खाली सेट लिखा है, क्यों 0 नहीं लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आंसर इसका 0 आता है, 0 तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स में होता ही नहीं है, तो हम क्यों इसको सेट में लिखेंगे, हम इसको सेट में लिख ही नहीं सकते। ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। दूसरा पार्ट में क्या हुआ जी कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए क्यों हुआ, क्योंकि
इंटीजर्स तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास +1 भी होता है, -1 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, 0 भी होता है। तो ये तो हमें पता है ये दोनों सेम तब ही आएंगे जब मैं इसकी जगह 0 पुट करूंगा। तो इंटीजर्स में 0 होता है, इसीलिए ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आया। x इज इक्वल टू किस में, करली ब्रैकेट्स, टेबुलर फॉर्म में करली ब्रैकेट्स ही लिखते हैं, तो 0 ही आएगा, सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तब भी ये दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। काफ़ी डिटेल में मैंने ये दोनों पार्ट्स समझाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों नेचुरल नंबर्स का आंसर टेबुलर फॉर्म एम्प्टी सेट आई है ये वाली, और क्यों ये 0 आई है। अब देखें तीसरा क्या है जी, x बिलोंग्स टू इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन का आपको पता ही है कि जो 2 के डिविजिबल होते हैं, जैसे 0 +-2 +-4 +-6, मतलब जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं। अब देखें क्वेश्चन का तो हमें पता है ना, वो दोनों साइड सेम तब आएंगी जब हम उसमें 0 पुट करेंगे। तो इवन नंबर का भी टेबुलर फॉर्म हमारे पास टेबुलर फॉर्म में 0 ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर्स में 0 होता है। इसी तरह x बिलोंग्स टू ओ का मतलब होता है ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपकी बुक में आंसर जो था एम्प्टी सेट था। ऑड नंबर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन से होते हैं जी, जो 2 के डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये वाले सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर। इवन कौन से होते हैं, जो 2 के डिविजिबल होते हैं, ये मतलब जो 2 पे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके कैंसिल हो सके। देखें इसको मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 आंसर, इसको भी 2 पे कर सकता हूँ 3 आंसर। लेकिन इसको देखें 3 को 2 पे करें, इसका आंसर पॉइंट्स में आता है, ये डिवाइड नहीं होते परफेक्ट। सो इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जी, जो 2 के टेबल में आते हैं, ये आप सिंपल समझ लें, और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। बट अगर बुक में हम देखें, जो चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑड नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-3। अगर ऑड नंबर में 0 आता हो तो हमें पता है ना इस क्वेश्चन में कि हम 0 +2 × 3 = 6, 0 पुट करें फिर 6 आ सकता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर्स में हो आता है 0, लेकिन आंसर आपका बुक में एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर में 0 मेंशन इंक्लूड नहीं है। लेकिन आप बुक का फर्स्ट पेज खोल के देखें, वहाँ पे उस टेबल में इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, वहाँ पे 0 मेंशन है। 0 इवन नंबर्स के लिए +-2 है, फिर +-4 है, और ऑड नंबर्स के लिए नहीं है, 0 मेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे इन्होंने नहीं किया हुआ तो एम्प्टी सेट ही आंसर है। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो। वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे तो 0 है, और नंबर्स में तो 0 आता है, यहाँ पे नहीं इन्होंने किया हुआ, तो यही कंडीशन होगी। ओके, अब देखें क्यू का क्या मतलब होता है जी, रैशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स कौन से थे, ये सारे ही नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1 भी होता है, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। इसमें तकरीबन सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, तो 0 भी आता ही है, तो इसमें 0 ही आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। 0 है तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, सॉरी, तो ये 0 ही होगा। अब इसी तरह आपने ये सारे पार्ट्स क्या करने जी, सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, बाकी 4 जो सेट बिल्डर नोटेशंस दी हुई हैं उनको आपने खुद टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और अब आप उनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मैं एक का पार्ट और सॉल्व करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखें पार्ट बी है, बी में क्या कह रहे हैं, x सच दैट x का स्क्वायर +2 = 18। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। देखें x का स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करूं और उसमें 2 ऐड करूं तो आंसर मेरे पास 18 आएगा। 2 किस में ऐड करूं, 16 में, 16 + 2 18 आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, मतलब ये मेरे पास 4 है, x 4 है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसमें 4 आता है ना, तो b आपके पास क्या हो गया जी, 4 आ गया इसके टेबुलर फॉर्म में। z इंटीजर्स देखें स्क्वायर है, ये चीज़ आपको पता है
कि स्केयर पॉजिटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है, 4 का स्केयर 16, और नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव ही होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं आपको इस तरीके से भी बताता हूँ। देखें -4 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँ, आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4 4 16। तो इसीलिए जब भी स्केयर आ जाए, पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो नेगेटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव ही होता है। ये चीज़ याद रखनी है। बट अगर पावर इवन ऑड आए, सॉरी ऑड का मतलब 1 3 5 7 इस तरह आए, तो क्या होता है जी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ पे स्केयर था, इवन थी, इवन की पावर, नेगेटिव की पावर भी जब स्केयर मतलब इवन होता है 2 4 6, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए इंटीजर्स आपको पता है ना, प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। इसका आंसर +4, +4 भी यहाँ पे पुट करूँ 16 ही आता है, -4 भी पुट करूँ 16 ही आता है। तो इसका आंसर इसीलिए +-4 है। बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसीलिए -4 इंक्लूड नहीं है। अब इसी तरह इवन नंबर्स का आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं जी, इवन नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0, जो मतलब 2 के डिविजिबल है, 2 4, तो 4 तो इवन नंबर्स में भी आता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। देखें 2 +4 पे भी डिवाइड होता है, -4 पे भी डिवाइड होता है। ऊपर मैंने आपको ये चीज़ बताई। इसी तरह ऑड नंबर्स भी +-1 +-3 ऐसे ही होते हैं। तो इवन नंबर भी +4 भी हो सकता है, -4 भी, क्योंकि -4 का भी स्केयर 16 ही होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ऑड नंबर्स, ऑड में 4 नहीं आता, ये आपको पता है, इसीलिए ये एम्प्टी सेट है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ऑड में 4 क्यों नहीं आता, क्योंकि वो 2 का डिविजिबल नहीं है ना, तो इसलिए वो इवन में नहीं आता, ऑड में नहीं आता। ऑड में 1 3 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 15 आ सकता है, 17 आ सकता है, 19 आ सकता है, बट 4 6 8 10 12 14 ये नंबर्स नहीं आ सकते जो 2 के डिविजिबल हैं। उसके बाद क्यू रैशनल। अब देखें इसमें क्या है, ये बेसिकली इसमें सारे ही नंबर्स आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। देखें +4 भी होगा, -4 भी होगा, +4 को भी हम +4/1 लिख सकते हैं, -4/1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी सारे नंबर्स ही आएंगे, +-4 ही। इसका आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट सी है जी, पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, देखें 18x का स्क्वायर 18x का स्क्वायर 2 के बराबर कब आएगा। देखें ये 2 के बराबर तब भी आएगा जब मैं 18 के साथ 1/9 कर दूं। देखें इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18, तो 2 इज इक्वल टू 2। सो x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे देखें 18 के साथ क्या चाहिए, 1/9 चाहिए। तो x की जगह अगर मैं 1/3 पुट करूं, देखें तो 1/3 x का स्क्वायर है ना, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9। सो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो x होगा वो किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। तब भी देखें मैं x की जगह 1/3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 1/9, 9 1 9 9 2 18, तो 2/1 2 ही होता है, 2 इज इक्वल टू 2। कब ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, जब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1/3। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता 1/3 1/5 इस तरह नेचुरल नंबर्स नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1/3 नहीं आता, तो नेचुरल नंबर्स एम्प्टी सेट हो जाएगा। इंटीजर्स में हमारे पास जी इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स तो आते हैं लेकिन डिवीजन वाले नहीं आते, तो ये भी एम्प्टी सेट। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स देखें तो इवन नंबर जो 2 पे डिविजिबल हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के डिविजिबल नहीं है। सो इवन नंबर्स में तो नहीं आ सकता एम्प्टी सेट, ऑड में भी नहीं आ सकता, डिवीजन वाली फॉर्म नहीं आती इनमें एम्प्टी सेट। बट क्यू इसमें आता है, ये मैंने आपको बताई है कि ये P/Q फॉर्म होती है, डिवीजन वाली फॉर्म होती है। इसमें सारे नंबर्स आते हैं जो भी डिवाइड हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो। अब देखें इसमें +1/3 भी आ सकता है, -1/3 भी आ सकता है, इसीलिए ये +-1/3 सेट में आया है। अब देखें +-1/3 क्यों आ सकता है, फिर आपको वही पीछे वाले क्वेश्चन की कंडीशन है। देखें स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि अगर
+1/3 का स्क्वायर भी 1/9 होगा, -1/3 का स्क्वायर भी 1/9 ही होगा। स्क्वायर का मतलब है माइनस माइनस कैंसिल, पावर 4 आ जाए फिर माइनस माइनस कैंसिल, पावर 6 आ जाए फिर माइनस माइनस कैंसिल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पावर आ जाए जी 3 आ जाए जी, ऑड आ गई, फिर हमेशा साथ -1 आता है, क्योंकि देखें -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यही होता है ना, जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बच जाता है जो लास्ट पे आंसर के साथ आता है। 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, तो आंसर क्या आ गया जी इसका 1 ही आ गया। इसीलिए जब भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर में पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं, नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है जी +-1/3 है। अब इसका जो पार्ट डी देखते हैं, देखें x² -5 इज इक्वल टू 0, तो x² -5 x की जगह आप क्या पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 0 आएगा। देखिए आप सोचें ज़रा, देखिए कंडीशन ये है ना कि x² -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं साथ यार जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको समझाते वक्त यहाँ पे साथ में लिख रहा होता हूँ वो आपने नोट्स में नहीं लिखे, नहीं, नोट्स में आपने वही लिखना है जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखी होती हैं। इसी तरह आपने नोट्स बनाने यही पेपर में लिख के आना है, तो किसी का कोई भी आपका ना 0.5 नंबर भी नहीं काट सकता। 75 का करके आओगे 75 नंबर देंगे बोर्ड में, ये हमें पता है। हम आपसे ये बात कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी 70 मार्क्स का लिख के आते थे, 75 में से तो 70 आते थे, 73 का करके आते थे तो 73 आते थे, कोई एक नंबर भी नहीं काटता आपका। इसीलिए हम आपको ऐसे ही तरीके से लिखवा रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही लिखा करें, जो चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ लिया करें, बट लिख के आपने ऐसे ही आनी है, तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा। बट ये नहीं है कि जो मैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवा रहे होते हैं तो वो भी आप लिखते नहीं, वो नहीं लिखनी, वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखवाई जाती है ना, ताकि आपका एक पॉइंट क्या हो, क्लियर हो। अब देखें चीज़ ये है कि x² -5 इज इक्वल टू 0, इधर मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आए। देखें 5 माइनस यहाँ पे मेरे पास 5 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा। x की जगह क्या पुट करूँ, यहाँ पे 5 है, देखिए स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 तो नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 भी तो -1 होता है, 0 तो नहीं आता। 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 6, 6 में से 5 किया 1, तो 1 इज इक्वल टू, वो भी तो 0 के बराबर नहीं है, इसके अलावा तो हम कुछ पुट ही नहीं कर सकते। अब -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर है वो +1 वाली तरह है। अब देखें -2 का स्क्वायर भी +4 ही होगा, वही -1 आंसर रहेगा। -3 भी पुट करूँ 6, 6 - 5 1, तो कभी भी इधर हम कुछ भी पुट कर लेना वो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया क्यों सेम नहीं आ सकते, तीनों नंबर्स पुट करके मैंने आपको बता दिया। 4 पुट करूँ वो तो 8 हो जाता है, -4 पुट करूँ, सॉरी 8 नहीं हो जाता, स्क्वायर है, सॉरी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँगा 4 आएगा, 3 पुट करूँगा 9 आएगा, 9 - 5 भी इज इक्वल टू 0, ये तो 4 तो 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह -3 पुट करूँ, -3 का स्क्वायर है वो भी 9 ही आएगा। 4 पुट करूँ 16 - 5 इज इक्वल टू 0, 11 भी तो 0 के बराबर नहीं है। -4 भी पुट करूँ, यही कंडीशन है। अच्छा, ये जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं ना हर क्वेश्चन में, ये आपने साथ नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए लिखवाई जाती हैं ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो। चीज़ें आपने यही लिखनी है नोट्स बनाते टाइम। अब देखें कुछ भी पुट कर लूँ भाई कि ये तो इक्वल आ ही नहीं सकता, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कोई नंबर आ ही नहीं रहा, तो इधर हम हाक लिखेंगे, एम्प्टी सेट ही होगा ना, जी में भी एम्प्टी होगा, इवन भी एम्प्टी होगा, ऑड भी एम्प्टी होगा, क्यूब भी एम्प्टी होगा, तो ये सारे हमारे पास एम्प्टी सेट्स ही होंगे। तो इस तरह आपका क्या हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपके पास कुछ मुश्किल नहीं था जी। क्वेश्चन नंबर 1 में का जो पार्ट ए एंड बी था वो तो जस्ट वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन थे, कुछ नंबर्स की टेक्निक्स दो के दरमियान देख के नेक्स्ट दो में भी वही अप्लाई करनी थी, फिर डायग्राम्स थी कुछ, वो भी आपने पहले दो के दरमियान देखना था क्या टेक्निक यूज़ हो रही है, नेक्स्ट भी वही थी। फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, उसके बाद टेबुलर फॉर्म क्या होती है, वो कंसेप्ट हमने देखे, उनको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किए जी, सॉल्व की है।
और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जहाँ पे भी किसी पार्ट में भी किसी क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। चार चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मैंने खुद से 3 सेट ले लिए। सेट यू है जी जिसके एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 6 तक। इसी तरह सेट ए है 1 2 7 8 इसके एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी है जी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ 3 सेट्स लिए हैं। अब इनमें से हम यूनियन भी फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं ताकि आप का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी यूनियन। देखिए यूनियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये जो होता है ना यूनियन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें कोई भी दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, मैंने कंसीडर किया जी मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। सेट ए लिखा मैंने, देखिए सेट ए के क्या एलिमेंट्स है 1 2 7 8। सेट ए लिखा 1 2 7 8। यूनियन फाइंड कर रहे हैं, दरमियान में यूनियन एज इट इज़ यू। देन सेट बी के क्या एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। ये यहाँ तक लिख दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी कि जिन दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं, मैंने ए और बी सेट का यूनियन फाइंड करना था तो मैंने ए यूनियन बी लिखा। देन सेट ए के एलिमेंट्स यूनियन एज इट इज सेट बी के एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व करने हैं। अब यूनियन फाइंड कैसे किया जाता है, यूनियन में आपने क्या करना होता है, सिंपल यूनियन के लिए आपने दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिंपल एक सेट में लिख लेने हैं। अब देखें यहाँ पे 1 था 1 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, 2 के बाद 7 8 भी लिखेंगे लेकिन इससे कम नंबर जो नेक्स्ट सेट में देख लेते हैं 3 है 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया और 8 लिख दिया। यूनियन में क्या होता है, यूनियन के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम एक सेट में लिख लेते हैं। सिंपल ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, यूनियन आ जाता है। दूसरी चीज़ है जी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब वही दो सेट्स लेते हैं ए और बी। इंटरसेक्शन के लिए ये जो उल्टा यू आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, या इसको एन ऐसा ये इसका सिंबल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये किसका इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। अब देखें मैंने सेट ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट एज इट इज सेट ए के एलिमेंट्स देखें 1 2 7 8 1 2 7 8 इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरसेक्शन के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हो, जो सेट बी में भी हो, जो पहले सेट में भी हो दूसरे में भी हो, वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। देखें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब देखें इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो। 1 इधर है इधर तो नहीं है, 2 इधर है इधर भी नहीं है, 7 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। सो इन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। सेट हमने लिख दिया खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, आर एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी
लिख सकते हैं। हाँ, अगर कोई नंबर यहाँ पे कॉमन होता, कॉमन का क्या मतलब, जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, तो इंटरसेक्शन जो आंसर वाले सेट में हमारे पास वो नंबर आ जाता। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये माइनस का साइन या ये स्लैश, दोनों हमारे पास डिफरेंस की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। अब वही काम के ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। ए डिफरेंस बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखें, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे माइनस सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट लिखे। अब डिफरेंस में क्या होता है जी, डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? डिफरेंस फाइंड करने का बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे फाइंड होता है, देखें, आपने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे में ना हो। देखें, पहले सेट का 1 दूसरे में है नहीं है, तो 1 आंसर में आ गया। देन पहले सेट का 2 दूसरे में है नहीं है, तो 2 भी आ गया। नेक्स्ट, पहले सेट का 7 दूसरे में नहीं है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। पहले सेट का 8 दूसरे में नहीं है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। डिफरेंस के लिए क्या करना है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं जो दूसरे में ना हो। देखिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पहले सेट का दूसरे में नहीं था, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, इसके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए जी, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? कंप्लीमेंट के लिए जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा जी, आप ए कंप्लीमेंट फाइंड करो। कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ए है ना, ए कंप्लीमेंट को दो तरह से, स्लैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसके ऊपर ए सी भी लिखा हुआ आए तो इसका मतलब भी यही होता है, ए कंप्लीमेंट। कभी कभार पेपर में ए स्लैश, तो यहाँ पे बुक में आई थिंक यूज़ हो रहा है ए कंप्लीमेंट, ए की पावर सी भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, ये कहाँ से आ गया। तो बेसिकली ए की पावर सी भी एक कंप्लीमेंट ही होता है जो हमारे पास ए स्लैश होता है। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए स्लैश या ए की पावर सी है की बात है। अब हमेशा आपने याद रखना, जब भी कंप्लीमेंट आ जाए तो ये हमेशा ए कंप्लीमेंट है ना, तो u माइनस ए के बराबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास b कंप्लीमेंट होता तो u माइनस बी के बराबर होता। इसीलिए मैंने ऊपर क्वेश्चन में u सेट लिया था, ताकि कंप्लीमेंट के लिए ये हमें क्या पड़ता है जी, ज़रूरत पड़ता है। अब देखें, ए कंप्लीमेंट है तो ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास u माइनस ए। इसी तरह बी कंप्लीमेंट हो तो वो हमारे पास u माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब देखें, सेट u के एलिमेंट 0 से 6 तक थे, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स 1 2 7 एंड 8। अब डिफरेंस का तो आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है जी, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो। 0 देखें, 0 दूसरे में मौजूद है नहीं है, सो 0 आंसर आ जाएगा। 1 भी दूसरे में है, 2 भी है, सो वो नहीं लिखेंगे, वो तो कॉमन होगी ना। अगर हम फाइंड कर रहे होते इंटरसेक्शन फिर वो लिखते। अब देखें, 4 दूसरे में नहीं है, लिख देते हैं। 5 भी दूसरे में नहीं है, 6 भी दूसरे में नहीं है, तो ये दो एलिमेंट्स भी इसके आंसर में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली था जी, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट में कि हम यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, या इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, या कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है। इसके बाद जो वाली एक्सरसाइज है 3.2, उसमें भी ये चीज़ काफ़ी यूज़ हो रही है। पहली चीज़ हमने पढ़ी जी के यूनियन क्या है। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम आंसर वाली सेट में लिख लेते हैं, एक सेट में लिख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जी इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है जी, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाते हैं एक सेट में। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या है जी, कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो हम एक सेट में लिख लेते हैं। तीसरा हमने पढ़ा ए कंप्लीमेंट। जब भी ए कंप्लीमेंट की बात आए, ए की पावर सी या ए की पावर स्लैश, तो वो हमेशा u माइनस ए के बराबर आता है। माइनस डिफरेंस तो फाइंड करना आपको आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यू सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, दरमियान में डॉट्स अप टू 9। डॉट्स का क्या मतलब है कि 9 तक सारे डिजिट्स इसमें आते हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 एंड 7। देन फाइंड करें जी ए यूनियन बी। ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि हमें कैसे फाइंड करेंगे जी। यूनियन कैसे फाइंड होगा, ए यूनियन बी। यूनियन का कैसे, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनियन में क्या होता है जी, सेट में जो दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख लेते हैं। देखें 1 2 3 4। एक और चीज़, अब देखिए 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये नहीं है कि आप 4 को 2 बार लिख देंगे। अगर कोई नंबर यूनियन में रिपीट हो रहा हो तो वो एक ही बार लिखना होता है। 4 लिख दिया, 5 भी देखें 2 बार है, एक ही बार लिखना है, देन 6 देन 7। नेक्स्ट पार्ट है जी के ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। थर्ड पार्ट है जी के ए डिफरेंस बी फाइंड करें। ये दोनों आप खुद फाइंड करें। अब भी जो मैंने जैसे पीछे क्वेश्चंस करवाए थे बिल्कुल वैसे ही ये आपने सॉल्व करना है। किए हुए मैंने, जस्ट आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखें 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 4 एंड 5 इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 है जी कि ए डिफरेंस बी फाइंड करें। डिफरेंस क्या था कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो। देखें 1 मौजूद नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, तो 1 2 3 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है जी। देखें वो ये क्या है जी कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये मैं रफ लिख रहा हूँ कि जब भी ए कंप्लीमेंट हो ये किसके बराबर होता है, यू माइनस ए। कंप्लीमेंट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, u माइनस ए लिखना पड़ता है। अब देखें ये है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट खत्म करने के लिए किसके बराबर आएगा जी, ये आ जाएगा u माइनस जो कंप्लीमेंट के अंदर टर्म्स हैं ए यूनियन बी। देखें यहाँ पे जस्ट ए होता था तो हम यू माइनस ए लिख लेते थे। यू भी सेट है, ए भी सेट है, यूनियन नहीं है। अब देखें यहाँ पे है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब देखें कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है यू माइनस, अब इनर तो यहाँ पे ए यूनियन बी है तो मुझे ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा। अगर इसकी जगह कोई और होता हम वही लिखते। इस बात की आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखें ए कंप्लीमेंट था, कंप्लीमेंट ख़त्म करने के लिए हमें यू माइनस लिखना होता है। उसके बाद अंदर यहाँ पे जो बी एलिमेंट है, जो भी सेट है वो लिखना पड़ता है ए। अब इस क्वेश्चन में देखें कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट था, कंप्लीमेंट ख़त्म करने के लिए तो मैंने लिखा यू माइनस, उसके बाद इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं जो भी सेट्स हैं वो लिखते हैं ए यूनियन बी। अब देखें 3 सेट्स आ गए जी, यू भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। ए यूनियन बी के अराउंड क्या है, ब्रैकेट है। सबसे पहले आपको पता है ये ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले आपने कंसंट्रेट किस पे करना होता है जी, ब्रैकेट वाली टर्म पे। सो यू सेट लिखा 1 से 9 तक गिवन था क्वेश्चन में, माइनस नेक्स्ट सेट ए लिखा 1 2 3 4 5, यूनियन सेट बी लिखा 4 5 6 7। अब देखें इसके अराउंड ब्रैकेट था, हमने इसके अराउंड भी ब्रैकेट लगा दिया ए यूनियन बी। क्या मतलब कि पहले हम ये सॉल्व करेंगे। सेट यू एज इट इज़ लिखा 1 to 9 माइनस ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स इन दो सेट्स के हमने एक सेट में लिख लेने 1 2 3 4 5 6 7। अब डिफरेंस का क्या मतलब है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। अब देखें 1 से 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक तो यहाँ पे हैं। क्या मतलब है 8 और 9 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसमें प्रेजेंट नहीं हैं। तो 8 एंड 9 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास के इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 8 9 एंड b इज इक्वल टू 6 7 8 9 देन शो दैट, हमने क्या प्रूव करना है जी कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a यूनियन b फाइंड करें या b यूनियन a फाइंड करें जी। आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखें लेफ्ट ये वाली है, लेफ्ट क्या होता है जी, a यूनियन b।
ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 6 7 8 एंड 9। यूनियन एज इट इज लिखा यू, देन सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं जी 6 7 8 एंड 9। अब यूनियन का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक सेट में लिख दें। हाँ, वो एलिमेंट्स नहीं लिखने, जैसे देखें यहाँ पे 6 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये नहीं करना कि 6 को 2 बार लिखते हैं, नो, एक ही बार लिखना होता है। इसी तरह 7 भी 2 बार है उसको भी एक बार लिखना होता है, 8 2 बार है उसको भी एक बार लिखेंगे, 9 2 बार है उसको भी एक ही बार लिखेंगे। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो सारे लिख दें। नाउ देखें 1 एज इट इज़ लिख दिया, 2 3 के बाद 4 नहीं है 5 भी नहीं है, इधर भी देख लें इधर भी देख लें नहीं है, 6 है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, एक ही बार लिखने, 7 भी है लिखने, 8 भी है 9 भी है। तो ये आपके पास यूनियन ए यूनियन बी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं जी। राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। अब देखें बी को पहले लिख दिया, सेट बी यहाँ पे क्या था जी क्वेश्चन में देख लें 6 7 8 9 है, एंड यूनियन सेट ए क्या है 1 2 3 6 7 8 9। अब देखें यहाँ पे सेट ए पहले था, इधर ए बाद में आ गया, यहाँ पे बी बाद में था, यहाँ पे बी पहले आ गया। अब यूनियन उसी तरह फाइंड करना है, सेट में दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिखने। शुरू से स्टार्ट करते 1 1 2 3 4 5, 4 देखें इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 लिखेंगे 7 लिखेंगे 8 लिखेंगे 9 लिखेंगे, 6 7 8 9 यहाँ पे भी हैं बट हमने एक ही बार लिखने होते हैं। ये नहीं है 6 के बाद एक और 6 लिखते हैं जी, वो तो यहाँ पे भी था, नो, रिपीट नहीं करने हैं, एक ही बार लिखने होते हैं। अब इसको हमने इनका यूनियन भी फाइंड कर लिया। दोनों देखें इक्वेशन 1 और इसको 2 का नाम देख लेते हैं, इनमें कोई डिफरेंस है, दोनों की दोनों बिल्कुल A to Z सेम ही हैं। सो लिख सकते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इट इज़ प्रूव दैट, हमने प्रूव यही करना था कि जो हमारे पास A यूनियन B है वो B यूनियन A के बराबर है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिकली यही चीज़ पता होना चाहिए थी कि यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है, या इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, या डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। वो बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा, वहाँ से आपका क्लियर हुआ, तो अब ये पूरी एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं जी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। अब देखें पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है जी, कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले पार्ट में हमसे पूछा था यूनियन फाइंड करो, ए यूनियन बी यूनियन ए। अब दूसरे में क्या है जी, कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो फिर बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करो, दोनों के आंसर क्या आएंगे जी, सेम आएंगे। अब देखें इन क्वेश्चंस को आप, जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं फिर राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम लिख देंगे कि दोनों के आंसर क्या है जी, सेम है। फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीकों के साथ मैंने करवाया, जो आपको आसान लगे आप उसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखें ए सेट एज इट इज लिख दिया, क्वेश्चन में क्या था 1 2 3 6 7 8 9, इंटरसेक्शन एज इट इज बी सेट लिखते हैं 6 7 8 9 इज इक्वल टू एज इट इज बी सेट। अब देखें यहाँ पे बी बाद में था, इधर पहले लिखना पड़ेगा, 6 7 8 9 इंटरसेक्शन एज इट इज ए सेट, ये वाला है ना, इधर भी एज इट इज लिखना है 1 2 3 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखें इन दो सेट्स में इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में हो, कॉमन हो। देखें 1 इधर है इधर नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, 2 है इधर नहीं है, 3 है इधर नहीं है तो इनको
गोली मारे, इनको क्यों लिखेंगे। अब 6 देखते हैं, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 6 आएगा, यहाँ पे लिख दिया 6। 7 भी दोनों में है, देखिए 8 भी दोनों में है, 9 भी दोनों में है, तो 6 7 8 9 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अभी तो हमने यहाँ से लेकर इक्वल टू तक चीज फाइंड की है, ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट इक्वल टू एज इट इज। अब इनमें देखें जी, सेट बी इंटरसेक्शन ए, देखें 6 इधर है, इधर भी है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सो 6 7 8 9 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें दोनों साइड्स, 6 7 8 9 दोनों इक्वल हैं, कुछ डिफरेंस है इनमें, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सो लिख दें एज बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल हैं जी, कोई किसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ब्रैकेट भी वही है, कामें भी वही हैं, एलिमेंट्स भी वही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो सेम ही हुई ना। एज बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट इज प्रूव दैट के हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जो हमसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था, प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन शो दैट, फिर प्रूव करें जी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी एंड यूनियन बी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी उन्होंने पूछा हो ना देन शो दैट या प्रूव दैट, वो हमेशा इक्वल ही आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप ए यूनियन बी फाइंड करें उसका और आंसर आए, दूसरी साइड राइट हैंड साइड फाइंड करें उसका और आंसर आए, सेम ही आंसर आता है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एक के एलिमेंट्स पुट करें, बी सेट के एलिमेंट्स पुट करें, देखें ए क्या है, ए के एलिमेंट्स 1 से 9 तक, ए के एलिमेंट्स पुट कर दिए यहाँ पे 1 से 9 तक, यूनियन बी सेट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स भी पुट कर दिए, यूनियन का आपको पता है क्या करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 इधर भी है इधर भी है, देखें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 1 से 9 तक ही इसके क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी, देखें लिख दिया, राइट हैंड साइड ए डिफरेंस बी यूनियन बी, देखिए 3 सेट्स आ गए, 3 सेट्स में क्या करना होता है, पहले 2 को फाइंड करना होता है, फिर उसका जो आंसर आता है उसको तीसरे के साथ कंपेयर करके फाइंड करना होता है। अब देखें ए डिफरेंस बी यूनियन बी, सबसे पहले ब्रैकेट लगी हुई है, सबसे पहला आपका टारगेट ही ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट वाली चीज़ सबसे पहले आपने सॉल्व करनी होती है। देखें ए सेट के एलिमेंट्स पुट किए, डिफरेंस बी के पुट किए, यूनियन ये जो बी एज इट इज, अब देखें इसके अराउंड ब्रैकेट था इसीलिए सेट ए और सेट बी के अराउंड हमने ये ब्रैकेट यूज़ की। इसका क्या मतलब है जी, कि हमने पहला फोकस इस पे करना है, पहली चीज़ हमने ये फाइंड करनी है। अब देखें डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, 5 नहीं है 6 नहीं है 7 नहीं है 8 नहीं है 9 नहीं है, तो 5 6 7 8 9 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ तक ब्रैकेट तक सॉल्व, यूनियन एज इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब यूनियन का तो आपको पता है क्या होता है जी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो पहले ए यूनियन बी फाइंड की थी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब जो राइट हैंड साइड फाइंड की उसको इक्वेशन नंबर 2, देखें इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें, 1 से 9 तक हैं, यहाँ भी 1 से 9 तक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट, ये शाउन दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आ गया जी, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी एंड टू यूनियन बी, आपके पास प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है जी के इफ ए इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड 9 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 देन शो दैट, क्या प्रूव करना है जी कि ए इंटरसेक्शन N2 B डिफरेंस A इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है बताया था, एम्प्टी सेट, कि आप इसको भी सॉल्व करें, ये किसके बराबर आएगा जी, एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं जी, सॉल्यूशन में क्या हमने फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, वही हमने लिख दिया। या आप इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करें, वो एम्प्टी सेट के बराबर ही आएगी, जिस तरह आप करें दोनों तरीके से ठीक है, जो आपको बेहतर लगे आप उसी तरह फाइंड करें। अब देखें ए इंटरसेक्शन, सेट ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेट ए की वैल्यू देखें 6, 7, 8, 9 पुट किया, इंटरसेक्शन बी क्या है 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 ये ब्रैकेट थी, ये मैंने भी यहाँ पे यूज़ की। डिफरेंस सेट ए क्या है 6, 7, 8, 9, 8, 9 यहाँ पे ये ब्रैकेट शुरू की तो बंद भी तो करनी होती है, कर देते हैं, इज इक्वल टू एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह लिखें आप। आप देखें सबसे पहले 6, 7, 8, 9 तो एज इट इज रहेगा, इंटरसेक्शन ब्रैकेट पे पहले फोकस करना है। अब देखें डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, 1 है दूसरे में नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे सेट को देखना ही नहीं होता, आपने सिर्फ डिफरेंस में देखना होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो, बस यहाँ पे आ गया इनका आंसर बी डिफरेंस ए का, तो लिख दिया फर्स्ट सेट तो एज इट इज है इंटरसेक्शन। अब हमने दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन कुछ है, 6 नहीं है जी, 7 भी नहीं है जी, 8 भी नहीं है जी, 9 भी नहीं है जी, तो कॉमन तो कुछ बचा ही नहीं है, सो आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा, दूसरी तरफ भी एम्प्टी सेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वही वाली लाइंस जो क्वेश्चन नंबर 4 से लिखते आ रहे हैं जी, एज बोथ साइड्स आर इक्वल सो इट इज शाउन दैट, या इट इज प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखें, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 देन शो दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में क्या लिखा, जो चीज़ उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली हुई है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, आप किसी तरह भी फाइंड कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें उसका आंसर निकालें, फिर राइट हैंड साइड ले लें उसका आंसर निकालें, या इस तरह सॉल्व कर लें, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगता है। अब देखें सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स पुट किए, सेट ए क्या है 1 से 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 डिफरेंस, फिर सेट ए ब्रैकेट यूज किया, सेट ए पुट किया 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 डिफरेंस बी क्या है जी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सेट बी पुट किया ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए क्या है ये 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। अब इंटरसेक्शन, ये कहीं मैंने ए डाला हुआ है, ए नहीं है इंटरसेक्शन है, इसको आप एन भी कह सकते हैं, पोठा यू। सो साथ ही में सेट बी है जी के 1, 2, 3, 4 फाइंड करते हैं, देखें ये तो ब्रैकेट से बाहर है, इस गरीब को आप एज इट इज लिखें, डिफरेंस एज इट इज लिखें, ब्रैकेट वाली टर्म्स सॉल्व करें। देखें इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो, 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है,
तो लिख दिया 6 7 8 9। अब इसमें इंटरसेक्शन, क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का? कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 इसमें क्या हैं जी? कॉमन है। राइट हैंड साइड तो फाइंड हो गई है, एक सेट आ गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अभी दो सेट हैं, इसको भी एक में कन्वर्ट करना है। दो कहीं पे भी नहीं होने चाहिए जी, सिंगल लेके आना होता है। अब देखें, वन डिफरेंस फाइंड करना है ना, फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो। देखें, वन दूसरे में है, नहीं है। टू दूसरे में है, नहीं है। थ्री दूसरे में है, नहीं है। सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है। तो 1 2 3 इसका आंसर आ गया। दूसरी साइड भी देखें, 1 2 3 ही है, दोनों तरफ एक एक ही सेट आ गया। दो दो सेट नहीं होने चाहिए, जब तक दो रहेंगे तब तक आपने उनको सॉल्व करते रहना है। ओके जी, दो की जगह कहीं पे भी नहीं है, लास्ट पे आपने इसको एक ही बनाना होता है। अब देखें, दोनों साइड्स एज बोथ साइड्स अब दोनों सेम है, 1 है, यहाँ पे भी 1 2 3। सो वही वाली लाइंस जो क्वेश्चन नंबर 4 से कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, रट लें आप ये लाइन जी। सो एज बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट इज प्रूव दैट, या इट इज शाउन दैट, जो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई थी, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास इसका क्या आ जाता है जी? आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी के इफ ए इज इक्वल टू सेट ए जी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? बैग, बुक, कॉपी, पेन। देन हाउ मेनी सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स डज सेट ए हैव? अब इसमें हमने क्या बताने हैं जी, कि जो हमारे पास सेट ए है, इसकी ये एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसेट्स कितने हैं एंड प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं। इसका भी मुझे आपको पहले बेसिक कंसेप्ट देना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन ही एक है, क्वेश्चन नंबर 9। सो इसको मैं आपको यहीं पे अच्छे से समझा देता हूँ। क्या चीज़ जी के इफ़ ए सेट दिया हुआ है, क्या इसके कितने सबसेट्स हैं एंड प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, ये चीज़ आपने क्या करनी है जी? बतानी है। देखें, यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें, सेट हमारे पास ये था, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं जी? बैग, बुक, कॉपी, पेंसिल। आपने देखने कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो करली ब्रैकेट्स के दरमियान होते हैं। देखें कितने एलिमेंट्स हैं, कॉमे से पहले ये एक, फिर कॉमा स्टार्ट दूसरा एलिमेंट्स, कॉमे के बाद हमेशा नेक्स्ट होता है, कॉमे के बाद ये 3, कॉमे के बाद ये 4। सो जो हमारे पास सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सो सबसेट्स हमने बताने, सबसेट्स का आपने फार्मूला याद रखना है जी के 2 की पावर n। देखें 2 एज इट इज़ है, ये जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इस सेट में। देखें इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 4। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 को 4 टाइम्स देखना, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 16। अब बेसिकली ये जो सबसेट है ना, इसका मतलब क्या होता है? फार्मूला तो हमें पता चल गया जी के 2 की पावर n है। n तो हमारे पास जो सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो है, तो हमें पता चल गया कि इस सेट के सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 16। अब सबसेट्स का क्या मतलब है? देखें क्वेश्चन नंबर 10 यही है कि आप ने ये नहीं बताना कि इसके सबसेट कितने, वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि आप इसके सबसेट फाइंड करो, इसकी जो 16 सबसेट आ रहे हैं ना वो फाइंड करें। वो कैसे फाइंड होंगे? देखें, वो उसका ये मतलब है कि देखें ये जो सेट ए है ना, जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, सबसेट का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके हम कितने सेट बना सकते हैं। क्या कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, देखें 4 हैं, इन 4 के हम फर्दर कितने सेट्स बना सकते हैं, तो वही हमारे पास सबसेट है। देखें अगर मैं आपको इसके सेट्स बना के बताऊं, पहला सेट तो ऐसे लिखना पड़ता है, ये शुरू करके। अब देखें एक तो इसका एम्प्टी सेट भी हो सकता है, फिर
बैग का अकेला सेट हो सकता है, उसके बाद इसी तरह बुक का अकेला सेट हो सकता है, कॉपी का अकेला हो सकता है, पेंसिल का भी अकेला हो सकता है। फिर कैसे बैग और बुक का एक सेट हो सकता है, कॉपी पेंसिल का भी सेट हो सकता है, फिर बैग और कॉपी का भी सेट हो सकता है, बैग और पेंसिल का भी सेट हो सकता है। ऐसे आपने सिंगल एलिमेंट करके फिर 2 का सेट बना के फिर 3 का सेट बन सकता है, फिर 4 का सेट बन सकता है। टोटल कितने सेट्स होंगे जी? 16 बना के प्रूव करने हैं कि कैसे 16 सेट बनेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि ये जो सेट ए है इसके सब सेट्स कितने हैं। ये मैं आपको चीज़ समझा रहा था कि सब सेट्स अगर बताया जाए कि भाई सब सेट्स ही फाइंड करो तो वो कैसे फाइंड करने हैं, वो ऐसे फाइंड करने हैं। दूसरी जो चीज़ है जी इस क्वेश्चन नंबर 9 में पूछी हुई वो है जी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है यही फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। सो प्रॉपर सबसेट का क्या फार्मूला है जी? 2 की पावर n माइनस 1। अब देखें 2 की पावर n का हमने फाइंड किया हुआ है ना, 16 है, 16 माइनस 1 तो प्रॉपर सबसेट 15 आपके पास क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट था जी सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। अगर आपको कोई भी सेट दिया जाए, पूछा जाए इसमें कितने सबसेट्स हैं, कितने सबसेट्स तो ऐसे फाइंड किए जाते हैं। अब पूछा जाए सबसेट्स भी फाइंड करें तो वो ऐसे सेट्स के एम्प्टी सेट हो सकता है, फिर इसका बैग का अकेला सेट, बुक का अकेला सेट हो सकता है, कॉपी का, पेंसिल का, इन 2 का हो सकता है, इन 2 का हो सकता है। ऐसे कितने टोटल होंगे? 16 आपने फाइंड करके बता देंगे 16। उसके बाद प्रॉपर सबसेट का पूछा जाए कितने, तो वो क्या फार्मूला होता है? 2 की पावर n माइनस 1। ये फार्मूलाज आपने रट लेने हैं। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है? 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का क्या फार्मूला है? 2 की पावर n माइनस 1। तो ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अब बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं जी। अब देखें सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो मैंने आपको बताया जिसको हम n कहते हैं, कितने? 1 2 3 4। देखें एक एलिमेंट जब लिखते हैं ना उसके बाद कामा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, देखें कामे के पहले एक, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। सबसे पहले हमने सबसेट्स फाइंड करने। ऑल सबसेट्स क्या फार्मूला? 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, n 4 है, 2 की पावर 4 n की जगह पुट कर दिया। 2 की पावर 4 आपको पता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखना, मतलब इन सारी पावर्स को ऐड करें ना, 2 की पावर 1 1 1 1 तो 16, सॉरी 1 प्लस बेसिस सेम पावर्स ऐड होती हैं ना, चैप्टर नंबर 1 में बहुत 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 बार ये चीज़ पड़ी हुई है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 की पावर 4, जिसका आंसर क्या आ जाता है जी? 16 आ जाता है। उसके बाद इसी तरह प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n 4 है, माइनस 1, 2 की पावर 4 लिखा, जो आपके पास 16 आया, 16 में से 1 निकाला तो 15 आपके पास इसका क्या आ गया जी? आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट का क्या मतलब है? देखें सेट ये है ना, पावर सेट का वही मतलब है कि आपने इसके सबसेट्स फाइंड करने, ये नहीं बताना है कितने सबसेट हैं, वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया। पावर सेट का क्या मतलब है? इसके सबसेट्स जो हैं वो लिखें। आप देखिए सेट ए है ना, ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे सबसेट 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखें। द पावर सेट ऑफ ए इज, पावर सेट को p के साथ लिखते हैं, आगे जो सेट है यहाँ पे सेट ए है ना, ब्रैकेट्स में a इज इक्वल टू, देखें इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4। कैसे? पहला एम्प्टी सेट होता है हमेशा। फिर देखें मैं 2 का अकेला सेट भी बना सकता हूँ, 3 का अकेला भी बना सकता हूँ, उसके बाद 2 और 3 का ही आएगा। तो ये इसके पास क्या, इनके क्या आ गए जी? पावर सेट या सब सेट आ गए। अब इसी तरह पार्ट बी, अब देखें बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, एलिमेंट्स 3 हैं तो सबसेट कितने होंगे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब 2 की पावर 3 क्या मतलब? 3 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, कितने सबसेट बनेंगे बच्चों? 8। अब देखें द पावर सेट ऑफ बी, पी
सेट बी है, बी लिखा, सबसे पहला सेट तो होता ही हमेशा एम्प्टी सेट है। फिर मैं 2 का अकेला सेट भी बना सकता हूँ, 4 का अकेला भी बना सकता हूँ, 6 का अकेला भी बना सकता हूँ। यहाँ तक मेरे पास 4 हो गए, टोटल 8 बनेंगे। इसके बाद कौन सा देखें, 2 और 4 का भी सेट हो सकता है, 2 और 6 का भी सेट हो सकता है, 2 और 4 का भी हो सकता है, 2 और 6 का भी हो सकता है। उसके बाद 4 और 6 का भी हो सकता है, 4 और 6 का भी हो सकता है। 4 और 2 का हमने पहले लिख दिए, देखें 2 और 4 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 7 सेट हो गए, 8वां यही हो जाएगा जो है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ये आपके पास इसके सब सेट्स या पावर सेट, बेसिकली सब सेट्स ही फाइंड करने होते हैं। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है जी कि x इज इक्वल टू ए बी सी डी। कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4। तो 2 की पावर 4, 4 का क्या मतलब, ऊपर अभी किया था 16 सबसेट्स बनेंगे। पहला एम्प्टी होगा, फिर इन अकेलों का होगा, फिर 2 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आपने खुद देख लेना है कि कैसे होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली हम ये चीज़ सॉल्व करवा पहले खुद सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। अगर उस तरह वीडियो ही पे हम सॉल्व करें उस तरह भी इजी है, लेकिन ये है कि फिर वीडियोस बहुत लेंथी बनेंगी। देखें हमने चीज़ सॉल्व की होती है, सॉल्व करके जस्ट वीडियोस बनाते हैं। ये है कि समझा तो हर चीज़ हम, इसीलिए पहले मैं बेसिक कंसेप्ट लिख के खुद समझाता हूँ कि ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पहले, कि जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं। फिर उसके बाद वही कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो आसानी हो जाती है। इस तरह तो आपको समझ आती होगी, हर चीज़ छोटी सी छोटी चीज़ भी मैं बताता हूँ, उसके बाद रिपीट भी करता रहता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर हम दूसरी तरह सॉल्व करें ना, कि मैं आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसको साथ साथ सॉल्व करता रहूँ, साथ साथ वीडियोस बनाते हैं, उस तरह भी ठीक है, लेकिन वो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। देखिए हमने नोट्स बनाए होते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, फिर भी 1 1 घंटे की वीडियो होती है। अगर हम उस तरह वीडियो बनाएं फिर तो 3 4 4 घंटे की वीडियो बनेंगी। हम तो इसीलिए ये वाला तरीका हम लोगों ने यूज़ किया हुआ। अगर आप लोगों को किसी तरह भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे एक्सरसाइज 3.2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।